आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की इंसान को ज़रूरत रहती है तो वो है एक अच्छा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए रहते हैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो हमारे स्वास्थ्य की तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ख्याल दे सकें। आइए हम ऐसे लोगों से आपका तकल्लुफ़ कराते हैं। डॉक्टर मिस्टर रंजीत मांडवे एंड डॉक्टर मिसेस स्वप्ना मांडवे। इन लोगों ने हाल ही में करीब संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं हो सकता ऐसा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है और उसे सक्सेसफुल बनाया है। सबसे पहले आम भारतवासियों की तरफ से हम इनको तहे दिले मुबारकबाद देते हैं और इनसे एक सवाल पूछते हैं। जो यश तोमर नाम का एक बीएससी फाइनल में पढ़ रहा बच्चा जो पिछले 17 वर्षों से कैंसर जैसे दुर्धर बीमारी से जूझ रहा है, वो मैडम के संपर्क में आया और मैडम के पास उसने इलाज के लिए जब यहाँ पर वो पहुँचा द फेस हॉस्पिटल में, तो हम सबसे पहले मिसेस स्वप्ना मांडवे से ये पूछना चाहेंगे, मैडम वो कब आपके पास में पहुँचे और उनकी बीमारी क्या थी और आपने क्या प्लानिंग किया? करीब 6 महीने पहले वो हमारे हॉस्पिटल में आया और उसकी सबसे पहले ये कंप्लेंट थी कि उसे रात में सांस लेने में तकलीफ होती थी और सांस रुक जाती थी और ये बार बार होने की वजह से उसे कभी कभी हो सकता था कि वो कोमा में भी जा सकता था। ये कंप्लेंट लेकर वो हमारे यहाँ आया। जब हमने ऑब्जर्व किया उसकी पूरी हिस्ट्री थी, तब उसके पेरेंट्स ने हमें ये बताया कि उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी। वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों के हिसाब से चल रही थी, जिसकी वजह से उसका नीचे का जो जबड़ा था, वहाँ की मांसपेशी, हड्डी सब कुछ बनना रुक गया था और उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई थी जो नॉर्मली एक 21 साल के लड़के में होनी चाहिए। वो छोटी की छोटी ही रह गई, जिसकी वजह से उसका जो विंड पाइप होता है, जो श्वास नलिका होती है, वो भी छोटी ही रह गई और जिसकी वजह से मेन उसका प्रॉब्लम था कि सांस अटक जाती थी। उसके बाद जब हमने पूरा एग्जामिनेशन किया तो नीचे का जबड़ा छोटा था, उसके नीचे के सारे दाग जो थे वो गल गए थे। उसका पूरा डेवलप ना होने की वजह से उसे एक सोशली वो इम्पेयर हो गया। उसे बहुत कॉन्शियस होता था कि उसका स्माइल अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसका चेहरा अच्छे से नहीं। ये सारी चीज़ों के हिसाब से हमने एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप किया और ये थी हमारी इस ईयर के ट्रीटमेंट की शुरुआत। 5 वर्ष की आयु से लेकर करीब 17 सालों से कैंसर जैसे दुर्धर बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टर रंजीत मांडवे और डॉक्टर मिसेस स्वप्ना मांडवे ने एक प्लानिंग की, एक ऑपरेशन किया जिसमें वो कामयाब रहे। हम जानना चाहते हैं सर कि इस बीमारी को आपके डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं और आपने जो प्लानिंग किया वो क्या था? इसकी प्लानिंग की शुरुआत ही जब हमने देखा उसको, उसकी प्रॉब्लम बेस ही सारे ट्रीटमेंट हमने डिसाइड किए। सबसे पहला प्रॉब्लम था उसका कि सांस अटकना, तो हमने शुरुआती एग्जामिनेशन वहीं से की। जैसे पहले स्कैन किए गए उसके एयरवे चेक किया गया। वो ये देखा गया स्कैन्स में कि वो एयरवे कितना है, उसका लेंथ क्या है, उसका साइज़ क्या है। उसके बाद उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया गया। उसके लंग्स का फंक्शन हम लोगों ने देखा कि फेफड़े बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम अपर एयरवे में है कि लोअर एयरवे में है। उसके लिए कंसल्टेशन पल्मोनोलॉजी से कंसल्टेशन लिए गए। उसके बाद हमने चेहरे का डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया। उसके लिए बहुत सारे स्कैन किए, उसका एग्जामिनेशन किया। उसके बाद बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो मैडम ने किए, डेंटल पार्ट किए हुए, जॉज किए हुए। उसके बारे में मैडम अच्छे से बता पाएंगे आपको। इमीडिएटली जब हम पेशेंट के फेस की तरफ देखते हैं तो एक उसका प्रोफाइल ध्यान में आता है कि वो कैसा है। जब हमने यश की प्रोफाइल की तरफ देखा तो वो हल्का सा कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि उसका नीचे का जो जबड़ा था वो बहुत ही छोटा था, जिसे हमारी लैंग्वेज में रेट्रोप्लैथिया कहते हैं। और वो रेट्रोप्लैथिया इसलिए था क्योंकि उसको कीमो और रेडिएशन थेरेपी की वजह से डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर चेहरे का देखने के बाद हमें कुछ लैटरल सेफेलोग्राम्स, एक्सरेज लगते हैं प्रॉपर मेजरमेंट्स के लिए। तो हमने उसके लैटरल सेफेलोग्राम्स निकाले और उसका सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस किया, क्योंकि चेहरे का हर एक मिलीमीटर का हिसाब डिसाइडेड होता है जेनेटिकली। और अगर उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है तो डायरेक्टली चेहरे पे या फिर दांतों में दिखाई देता है। तो यश के ट्रीटमेंट में जब हमने ये देखा कि उसका नीचे का जबड़ा बहुत छोटा है
तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था, सर्जरी, क्योंकि सिर्फ दांत पीछे ले जाके उसका जबड़ा अच्छे से ठीक होने वाला नहीं। सर्जरी भी करनी है तो सिर्फ नीचे का जबड़ा आगे ले आना ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से हमें स्पेशली डिस्ट्रैक्टर्स उसके जबड़े में लगा के उसकी ग्रोथ करवानी थी। उसके हिसाब से हमने सारा प्लानिंग किया और सिर्फ जबड़े पे उसका असर नहीं हुआ था, उसके जो नीचे के दांत थे वो भी पूरे गल चुके थे। हमने एक चीज़ यहाँ देखी कि मैडम ने उसके फेस को लेकर कुछ प्लानिंग किया और उसके बाद में जब मौका आया तो वो है डॉक्टर रंजीत सर का। रंजीत सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मैडम ने प्लान करने के बाद में एज एन हेड नेक स्पेशलिस्ट आपने उसको कैसे प्लान किया? यश तंवर को जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने देखा हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, फेशियल प्लास्टिक सर्जन, उनको देखा मैंने कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे था। उसका बेसिक प्रॉब्लम ही शुरुआत रेडिएशन की वजह से, जिसकी वजह से मांसपेशी नहीं तैयार हुई, जिसकी वजह से हड्डी तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से स्किन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से रेडिएशन नहीं डेवलप हुआ, जिसकी वजह से एयरवे डेवलप नहीं हुआ। तो ये सारे अनडेवलपमेंट का कारण हमको पता था, बट इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कठिन था, क्योंकि ये मुझे पता है कि जब रेडिएशन की वजह से जहाँ पे रक्तपेशी भी नहीं डेवलप होती है या तैयार नहीं होती है, वहाँ पे मुझे मांसपेशी, हड्डी, स्किन और एयरवे चारों चीज़ें तैयार करनी थी। तो शुरुआती जैसे मैंने बोला उसके स्कैन्स किए गए, उसका एयरवे मेजरमेंट्स किए गए, उसके नेक स्कैन हुए, फेशियल स्कैन हुए, उसके चेस्ट स्कैन हुए, पल्मोलॉजिस्ट से उसका लंग एवोल्यूशन हुआ, जैसे सिटी चेस्ट भी हुआ है उनका। उसके बाद उसका फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हुए, लंग की कैपेसिटी डेवलप की। जब हमने देखा कि सारा प्रॉब्लम ये अपर एयरवे में ही था जो अनडेवलप था, उसकी वजह से पेशेंट बार बार स्लीप एपनिया और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले सर्जिकल प्लान्स किए, डेंटल प्लान हुए, फेशियल प्लान्स हुए, उसके बाद हमारी आती है सर्जिकल प्लान्स की। डेंटल प्लान्स इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चेहरे का डेवलपमेंट एक मुख्य भाग की तरफ जाता है, वो है डेंटल पार्ट, डेंटिशन जो ओटो को सपोर्ट देता है, जो मांसपेशी को सपोर्ट देता है, जो टंग को सपोर्ट देता है, जो ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर ही वो डेंटिशन पार्ट के। जो भी चेहरा देखा जाता है उसको 3 डायमेंशन में देखा जाता है, जिसका 1 डायमेंशन दांत भी होता है। तो मैडम ने सबसे पहला टास्क मैडम की तरफ ही था, जिन्होंने उनको डेंटली ओरिएंट किया, उनका दांतों का, हड्डी का रिलेशन, दांतों का ओटो का रिलेशन वो करेक्ट किया। उसके बाद सर्जिकल फेजेस में हमने उनको स्कैन के हिसाब से उसके स्कैन्स, जो सिटी स्कैन्स निकाले थे, 3D स्कैन्स निकाले थे, उसको मुझे जर्मनी भेजना पड़ा। जर्मनी में कस्टमाइज डिस्ट्रैक्टर्स जो ग्रोथ इंड्यूस कर सकते हैं, वो उसके बोन के हिसाब से, उसकी जो बची हुई रूडिमेंट्री हड्डी है उसके हिसाब से उसके डेवलप करवाए उसको लगभग 1 से 1.5 महीना लगा मुझे। उसके बाद उसके स्टेरियोस्कोपिक मॉडल्स, जो न्यू कंसेप्ट है इंडिया में कि उसके स्टेरियोस्कोपिक मॉडल्स आने चाहिए, उसके स्कैन्स के हिसाब से स्टेरियोस्कोपिक मॉडल्स डेवलप किए। ये सारा होने के बाद उसका सर्जिकल फेस तैयार हुआ, बट ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहले जो पार्ट हम लोगों के दिमाग में थी कि जैसे मैंने स्टडी किया, जब भी कोई केस ऐसे होता है तो उसका एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क होता है, उसका ये देखा जाता है कि अभी तक पूरी दुनिया में कितनी सर्जरी हुई है, उसकी कितनी सक्सेसफुल हुई। तो जब भी मैं ये देखता था, जैसे नीदरलैंड में 1 सर्जरी हुआ, स्पेन में 2 सर्जरी हुई, लंदन में हालांकि रिसेंट में ही 2 साल पहले इस प्रकार का केस अटेम्प्ट किया गया। ये केस इसलिए महत्व रखता है कि इसका रेडिएशन की वजह से पूरा लॉस है, रेडिएशन की वजह से अंडर डेवलपमेंट है, रेडिएशन की वजह से न्यू बोन या न्यू टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ पता होने के बाद उसके रिजल्ट देखे गए। तो ये सारा लिटरेचर एकदम ही नेगेटिव रहा मेरे लिए, कि डिस्करेजिंग रहा कि अगर नीदरलैंड जहाँ पे सुविधा है, अमेरिका जहाँ पे सुविधा है, लंदन जहाँ पे ये पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए स्पेशल सुविधा है, वहाँ पे भी रेडिएशन के बाद ग्रोथ इंड्यूस इंडक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि इंडिया में कैसे पॉसिबल हुआ। तो ये सारों का फेलियर जहाँ जहाँ हुआ वो सारे पॉइंट्स एक्सटेंसिवली 1.5 से 2 महीना मैंने स्टडी की कि ये लोगों का एग्जैक्ट फेलियर्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग क्यों फेल हुए, और एक बार फेल होने के बाद उसको फिर से करना या
ये फेलियर्स देखने के बाद हायर सेंटर्स पे, वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स में फेल होने के बाद अमरावती जैसी जगह पे जहाँ पे सुविधा नहीं हो, अटेंड करना मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा टास्क था, चैलेंजिंग जॉब। मुझे वो पेशेंट की तरफ जब देखता था मैं कोशिश कर रहा था कि अगर ये फेल हो गया तो इसका फेस आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाएगा। मुझे ये पता था कि पूरा गले की हड्डी, चमड़ी, मांसपेशी, एयरवे सारा का सारा मेल्ट होने की संभावना। तो उसको मैंने सबसे पहले जब शुरुआत की कि ये रक्तपेशी कैसे डेवलप हो सकती है। मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर था, क्योंकि मुझे फेलियर्स नज़र आए, इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए, बट सारे के सारे प्रोटोकॉल्स एक फेलियर की तरफ इंडिकेट करते थे। तो मैंने सबसे पहले प्लान किया कि इसके प्रोटोकॉल्स क्या जनरेट करने चाहिए, प्रोटोकॉल्स यानी सर्जरी कौन से स्टेप्स में जानी चाहिए। सबसे पहला प्लानिंग मेरा वही था। तो शुरुआत मैंने वही की कि इसको पहले ऑक्सीजन चेम्बर्स में रखा था। ऑपरेशन के बहुत दिनों पहले उसको प्राणायाम करवाया मैंने, यानी उसका ऑक्सीजन डायू बढ़ाया। उसके बाद उसको हर रोज़ मैं 70 to 90 मिनट्स ऑक्सीजन चेम्बर, जो हाइपरबारिक ऑक्सीजन चेम्बर्स बोलते हैं, उसमें रखा उसको। तो उसके 10 दिन ये कंटिन्यूस, 10 से 15 दिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस चला। उसका जो सैचुरेशन डायू था ऊपर का किया, और ये इसी प्रकार से उसकी सर्जरी की शुरुआत हुई। सर, ये तो आपने बता दिया कि आपको एक डर था कि अगर आपकी जरा सी चूक उसकी जिंदगी पे दाव पे लग सकती थी, और आपने ये भी बताया कि उसका जॉ जो है अंदर का जो, वो सारा के सारा मेल्ट हो सकता था। ऐसे पोजीशन में फिर आपने किस तरह से वो सब कुछ प्लान किया, और लास्ट में जब डिसीजन आपने ऑपरेशन का लिया, तो ऑपरेशन तक की सारी कार्यवाही आप हमें थोड़ी सविस्तर और खुल के बताइए। मैंने जैसे बोला कि जब मैंने देखा उसका, कोई भी ऐसे केसेस रहते हैं, जैसे मैं भी जर्मनी में ट्रेन हुआ, मैं भी टाटा में था, उसके बाद जर्मनी था, उसके बाद अमेरिका के सबसे बड़े सेंटर में था, मेमोरियल स्लोन में। तो जब भी अपन कोई ऐसे केस प्लान करते हैं जिसका हिस्ट्री रिकॉर्ड पहला दूसरा सर्जरी रहता है, और जब देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये सारे के सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड फेल हुए हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। बट खाली वो स्ट्रेस लेके, जब स्ट्रेस रहता है तो अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट के प्रति अपनी संवेदना है कि अपन वो पेशेंट को क्या दे सकते हैं। पेशेंट को एक तो ज़िंदगी बना सकता है, एक ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। जो ज़िंदगी बनाने या संवारने की जो पॉजिटिव फीलिंग मिलती है आपको, उसके आगे ये स्ट्रेस थोड़ा कम होने की शुरुआत होती है। वो उसकी जो उसका स्माइलिंग फेस या उसका जो स्लीप एपने की वजह से सांस रुकने की, अगर मैं कोशिश करके अगर करेक्ट कर सकने की संभावना मुझे दिख रही थी, उसके आगे ये सारे कॉम्प्लिकेशन मुझे धीरे धीरे फीके लगने लगे। तो इसी हिसाब से मैंने ये सबसे पहले देखा कि ये जो बड़े लोगों का, ये बड़े सेंटर्स पे, आई से नॉट बड़े लोग, बड़े सेंटर्स पे जो फेल हुए हैं, उसके जो फेलियर्स के कारण बहुत ही बारीकी से मैंने देखे। और ये बोलते हैं ना कि एक फेलियर के बाद हमेशा आगे का सक्सेस ये रहता है। तो मैंने उनको देखा कि उनका पूरा फेलियर का ये जो एक्सपीरियंस है, ऐसे सोचा मैंने कि नहीं, उनका फेलियर का एक्सपीरियंस ये मेरा ही है करके, मुझे इसके आगे सक्सेस देना है। उसी हिसाब से मैंने उसका प्लान किया। मैंने जैसे बोला उसको कि हाइपरबारिक जैसे ऑक्सीजन चेम्बर्स रहते हैं, ऑक्सीजन चेम्बर में 3 ATM के ऊपर, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पेशेंट को 70 से 90 मिनट तक उसको रोज़ ऑक्सीजन चेम्बर में रखना, उसको हाइपरबारिक ऑक्सीजन बोलते हैं। तो उसका 10 से 15 डायू ऑपरेशन के पहले करवाए मैंने। उसके बाद ऑपरेशन का जैसे टास्क डे बोलते हैं, तो वो दिन आया मुझे, और हालांकि मुझे उस दिन भी ये सारे कॉम्प्लिकेशन तो जब ऑपरेट कर रहा था तो सर में घूम ही रहे थे कि नहीं इसका ये नहीं हुआ तो क्या, वो नहीं हुआ तो क्या। बट ये सारों को बाजू में रख के मैंने उसको 6 से 7 घंटा ऑपरेशन किया उसका। और जो कस्टमाइज डिस्ट्रैक्टर्स थे, उसको कस्टमाइज डिस्ट्रैक्टर जॉ लाइंस के अंदर डाले उसके, जो मैंने पहले वर्कअप किया था, जैसे स्कैन्स किए, स्टीरियोस्कोपिक मॉडल्स बनाए, जो रिसेक्शन पार्ट था एग्जैक्टली वो फॉलो किया मैंने। सारे प्रिंसिपल्स जो ज़रूरी है, जो प्लान किए, वो सारे के सारे सर्जरी में मैंने एग्जीक्यूट किए। सर्जरी होने के बाद हालांकि उसका रिकवरी देखा उसके बाद उसको फिर से प्रोसेस किया मैंने। और सबसे बड़ा दिक्कत था सर्जरी के बाद था मुझे कि ग्रोथ इंडक्शन जो अभी तक हुआ नहीं है,
सर्जरी तो मुझे जहाँ तक पता था कि 5 या 3 या 4 जगह जो वर्ल्ड में हुआ है, वो सर्जरी हो ही सकता था। बट सर्जरी के बाद के जो नतीजे हैं वो किसी को नहीं मिल पा रहे थे अभी तक। तो वही फेल्यूर्स मैंने ऑपरेशन के बाद ध्यान में रखते हुए उसका हर रोज़ मैं 0.5 मिलीमीटर ग्रोथ इंडक्शन यानी जबड़े के चेहरे की मांसपेशी की इंड्यूस करता था या बढ़ाता था, हिंदी भाषा में बोला जाए तो। उसका रोज़ मैं 0.5 मिलीमीटर ग्रोथ करता था, उसमें उसके चेहरे की मांसपेशी की, जबड़े की, और उसी तरह उसी को लेके विंड पाइप जो एयरवे बोलते हैं उसकी। जब मैंने ऑपरेशन के पहले उसका एनालिसिस किया था या एयरवे मेजरमेंट किया था, जो नॉर्मल प्रक्रिया में 12 से 14 रहता है, उसका 3 मिलीमीटर था। 3 मिलीमीटर यानी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। खाली वही प्रॉब्लम अगर रहता था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो रूटीन रहता है हम लोगों की सर्जिकल के। बट उसका रेडिएशन की वजह से जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, एक्सपेक्टेड था ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ पे रोज़ मैंने 0.5 मिलीमीटर ग्रोथ इंडक्शन किया हम लोगों मैंने हमारा। और हालांकि वो जो ग्रोथ इंडक्शन था रोज़ कंटिन्यू होते हम लोगों ने 45 डेज तक रोज़ 0.5 मिलीमीटर बढ़ाया। और 45 डेज के बाद जब हमने उसके एक्सरेज देखे, स्कैन देखे, तो जो हमने सोचा था पहले कि ये हिसाब से उसका हड्डी तैयार होना चाहिए, ये हिसाब से उसका मांसपेशी डेवलप होना चाहिए, ये हिसाब से उसका एयरवे यानी विंड पाइप डेवलप होना चाहिए, तो वो सारा ऑर्डर में आया, वो सारा डेवलप हुआ। और वो जो खुशी हम लोगों को दिख पाई उसके चेहरे के ऊपर, वो सारा जो 1.5-2 महीने से हमारा स्ट्रेस था डेवलपमेंट का, उसके पहले 6 महीने से हम प्लान कर रहे थे, 8 महीने से, वो सारा जब हमने देखा तो वो एक हवा की तरह हो गया। आज मुझे खुशी है कि जो सांस अटक रही थी, जो बार बार स्लीप एपनी हम जो बोलते हैं, जो बार बार अनकॉन्शियस हो रहा था, आज 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा आज अच्छे से नींद ले पा रहा है। जॉ डेवलपमेंट की वजह से वो स्माइल कर पा रहा है। जो सोशलाइजेशन उसका पूरा ही बंद हो गया था, जो उसको क्या बोलते हैं न्यून भावना थी, आज वो मैं देखता हूँ तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अभी वैलेंटाइंस डे हुआ, उसको मैंने मजाक में पूछा भी, यश कह रहे किसी को अपने फ्रेंड्स के लिए रिक्वेस्ट की? हाँ बोले सर, इतने सालों में जो नहीं कर पाया आज वो मैं कर पाया। वो भावना नहीं थी। बट आज जो पेरेंट्स को देख रहा हूँ मैं उसको कि नहीं, आज वो बच्चा सुकून से सो रहा है। ये पता है कि स्लीप एपनिया की वजह से रिसेंट कार्डियक अटैक्स जो होते हैं वो पता है, स्ट्रोक्स की संभावना जो होती है वो पता है मुझे, बाकी भी प्रॉब्लम्स है जो सारे अपने को पता है। वैसे लग रहा है कि नहीं यार अपन कुछ तो कर पाया उसके लिए, उससे बड़ी खुशी आज तक मुझे ना मिल पाई या शायद आगे के लिए मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ। एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, वो है डॉक्टरी पेशे में सेटिस्फेक्शन। यूँ तो हर कोई अपनी फील्ड में सेटिस्फाइड होना चाहता है। वर्क सेटिस्फेक्शन अपने आप में एक अलग बात होती है, जो चाहे दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती, ना पैसा दे सकता है, ना धन दे सकता है, ना दौलत दे सकता है। लेकिन जब इन्होंने एक मासूम बच्चे के चेहरे पर वो मुस्कुराहट फिर से आती हुई देखी, तो इनका जीना यहाँ पे सफल हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से यश इस हॉस्पिटल में एक कैंसर का दुर्धर रोगी बन के आया था। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि यश के माँ बाप का क्या कहना था जब वो यहाँ पर लेकर आए थे उसे, और यश आज कौन सी लाइफ कैसे जी रहा है। इस ऑपरेशन से रिलेटेड जिनके पिताजी हैं यश के, ये पिताजी हैं श्याम सिंह तंवर एवं अर्पणा तंवर, ये दोनों हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। श्याम सिंह जी, थोड़ी आप एक मुझे जानकारी बताइए कि किस तरह से आपको द प्लेस हॉस्पिटल या डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस मांडवे के बारे में पता चला? या ऐसा पता चला कि काजी साहब के बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था, और वैसे हम यहाँ पर यश को लेकर द प्लेस हॉस्पिटल में पहुँचे। और मुझे एक बात आप बताइए कि यश को हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा या ऐसी जगह जाना है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली और यश के प्रॉब्लम्स क्या थे? सांस में तकलीफ रहती थी और ना रात में सो नहीं पाता था। अच्छा, सांस जो है वो ठीक से ले नहीं सकता था और सांस अटकती थी। अच्छा, सो नहीं पाता था जी। और दांत में बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, दांत खाना वगैरह नहीं खा जाता। अच्छा। यश को
माने कैंसर है या कैंसर से यश झगड़ रहा है, ये बात आपको कब पता चली थी? जब यश की उम्र 5 साल की थी, उस समय यहाँ से उसका बायोप्सी करवाया था। बायोप्सी के अंदर में रिपोर्ट में उसका हॉजकिंस लिम्फोमा या कैंसर की बीमारी की थी। उसके बाद केमो और रेडिएशन का ट्रीटमेंट किया गया। 17 साल से यश और आप दोनों कैंसर के लिए, यश के लिए झगड़ रहे थे। माने अगर कुछ खांसी भी आती है, बुखार भी आता है या कुछ भी होता है तो आपको उनको लेके नागपुर जाना पड़ता था। अच्छा, फिर जब आप द फेस हॉस्पिटल यानी डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस मांडवी से मिले, तब आपको उन्होंने क्या बताया? तो सारी उसकी जितनी बीमारी थी, ये बीमारी का डाटा सबको बताया। उसके बाद में सर ने कहा कि पेशेंट इस तरह का है, रेडिएशन में बहुत कम चांसेस रहती है ऑपरेशन सक्सेस होने की, फिर भी अपन कोशिश करेंगे जितना भी होगा सबने की और ऑपरेशन सक्सेस हो। करीब करीब आपने अभी बताया कि 2017 से लेकर 2019 माने 2017 के कौन से महीने में आप हॉस्पिटल में आए थे और 2019 में आपकी ऑपरेशन सक्सेस हुआ? यश का ऑपरेशन 13/12/2018 को हाईटेक हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ है और डॉक्टर पंडित मांडवी सर ने यह ऑपरेशन किया है। माने 2017 से लेकर आज 2019 तक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अभी जब ऑपरेशन आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेस हुआ और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? और इसमें डॉक्टर्स ने जो ये आपका करीब 1.5 साल का जो पीरियड रहा है आपका इस हॉस्पिटल में, उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई सर ने जो भी बता दिए उसका हम पूरा पालन करते रहे। सर ने जो भी कहा HBOT हाइपरबारिक ऑक्सीजन का भी सर ने कहा था, ऑपरेशन से पहले भी दिए और ऑपरेशन के बाद भी इसको HBOT ऑक्सीजन दिए। बाय प्रोफेशन क्या करते हो आप? सर मैं राज्य राखी पुलिस दल में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत हूँ, अमरावती। अच्छा, जब ये सब आपके साथ में माने यहाँ से जब अभी आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जब ये अभी इनकी मम्मी ने ये बताया कि लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा खाना खाते थे या लिक्विड 1 घंटा उनको खाना खाने के लिए लगता है, तो आफ्टर द ऑपरेशन अभी क्या समय लगता है और कैसा यानी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? अभी तो ऐसा बता रहा है पेशेंट यश कि अभी खाने में तकलीफ नहीं है और उसे जो सांस की जो तकलीफ थी वो अभी नहीं है और नींद भी ठीक तरह से आती है और जो दांत की वगैरह जो उसके लेवल थे उसकी ठीक से खाना खाने में कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, थोड़ा लिक्विड खाता है और जो उसका ग्रोथ था, जो कहने का मतलब जो हनोटी थी उसकी काफ़ी छोटी थी और अभी बहुत उसमें डेवलप हो चुकी है। काफ़ी बताने के लिए तो अभी एक्सरे से जो मालूम पड़ता है कि जो भी उसकी ग्रोथ हुई है वो काफ़ी ग्रोथ हुई। डॉक्टरों का ये कहना है कि जिस तरह से यश का ऑपरेशन किया गया, ऐसे डॉक्टर पेशे में जो लोग हैं बताते हैं कि शायद इंडिया का ये पहला ऑपरेशन हो जो सक्सेसफुली किया गया हो। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे ऑपरेशन आज तक हुए हैं, करीब वर्ल्ड लेवल पे अगर देखे जाए तो 5 से 6 जगह पे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन वे सारे के सारे अनसक्सेस रहे हैं। इसमें आज डॉक्टर्स ने यानी 1 साल भर में जो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया है और एक सक्सेसफुल ऑपरेट करके बताया है, तो ये एक्चुअली अगर देखी जाए तो डॉक्टर पेशे के लिए बहुत बड़ी बात है और वो भी आपके साथ में हुआ है। तो हॉस्पिटल का नेचर, डॉक्टर का नेचर और पेशेंट की कामयाब यानी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन, इन सब के बीच आपको अभी क्या लगता है? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि सर ने सब बता चुके थे कि आज तक भी इंटरनेशनल लेवल पे रेडिएशन में डिस्ट्रैक्शन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो चुका है और
यश का जो ऑपरेशन हुआ है वो सक्सेस हो चुका है, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। अभी यश की जब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं यश, और आपका एक और बेटा है, तो कैसा महसूस करती है आप कि जो टेंस में से पिछले 17 सालों से आप गुजर रहे थे, वो टेंस आपका कहीं तो भी कम हो? पेशेंट एक बेटे के लिए माँ कितनी भाव विभोर होती है, एक पिता कितना भाव विभोर होता है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यह ऑपरेशन सक्सेस हुआ, इंडिया का शायद ये पहला ऑपरेशन हो, एक माँ अपने बेटे के लिए, एक पिता अपने बेटे के लिए, और वो भी 5 साल से कैंसर जैसे दुर्धर रोग से झगड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जो जीवन देते हैं, इसलिए शायद भगवान ने हमें डॉक्टर के स्वरूप में, भगवान दिखता है डॉक्टर के रूप में। यश, आप करीब यानी 5 साल से कैंसर जैसे दुर्धर से झगड़ रहे हो, और पिछले 12 सालों का, 17 सालों का आपका जो ये रहा ड्रॉबैक रहा लाइफ का, आज जब यहाँ आप ऑपरेट हुए और आपकी नॉर्मल लाइफ यहाँ से शुरू हो गई, तो कैसा महसूस कर रहे हो? काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ सर मैं, और मेरी जो लाइफ में जो ये डिसीज का स्ट्रगल रहा है, वो उसके वजह से मेरे काफ़ी स्टडी में ड्रॉबैक हुए हैं, उसके जो इफेक्ट मेरे को स्टडी में गिरे हैं, पर आफ्टर ऑल मैं उसको फाइनली कवर कर लूँगी, और मैं अभी जो अपना फिजिकली भी फिट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हो आप? BSc फाइनल। BSc फाइनल कर रहे हो। और एक चीज ऐसी है जो काफी कम बच्चों में देखने के लिए मिलती है, वो सबसे अहम चीज है, वो ये है कि जो लड़के होते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी होती है, उनमें विल पावर जिसको हम कहते हैं, वो विल पावर की काफी कमी महसूस होती है। लेकिन आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज मुझे आप में बहुत अच्छी दिख रही है कि आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसके लिए मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूँ। और आप दर्शकों को एक बात यहाँ हम बताना चाहेंगे हमारे चैनल के ज़रिए कि कोई भी यदि हमारे साथ में ऐसा होता है, आज यश की हमने जो थ्योरी आपको बताई, जो कथा स्टोरी हम यश के लिए बनाए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया में अगर हम देखते हैं बहुत सारे यश ऐसे ही होंगे जो प्रॉपर इलाज की वजह से शायद अच्छी जिंदगी यापन ना कर सके। उन सबके लिए मैं आशा करता हूं कि आज यश ने जो विल पावर से अपना काम लिया है, अपना विल को स्ट्रॉन्ग किया है, उसी तरह से अगर हर बच्चा ये सोचे, हर युवा अगर ये सोचे कि मैं चाहे कोई भी बड़ी बीमारी से त्रस्त हो, लेकिन मैं अच्छा हो जाऊंगा और अच्छी लाइफ जीऊंगा, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये विल पावर इनका स्ट्रांग है। ऐसे यश के लिए हम हैट्स ऑफ करते हैं।